19 और कंपाउंड्स जैसे नेंड्रोलॉन, ट्रेनबोलोन या डेका जिसको आप बोल देते हो, नेंड्रोलॉन या एनपीपी भी होता है। कि बाद पीसीटी को लेकर ना बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड में बहुत सारे कंफ्यूजन चल रहे हैं। यूजुअली एक फिक्स फार्मूला लोग सर्कुलेट करते हैं कि साइकिल खत्म करो, कुछ टाइम वेट करो, क्लोमेट नॉलवर्डेक्स स्टार्ट करो, यानी सम, उसके बाद 4 to 6 वीक्स इसको कंप्लीट करो और आपकी पीसीटी हो गई, मतलब सो कॉल्ड पीसीटी हो गई। बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई नहीं पूछता, पीसीटी कंप्लीट हो गई, लेकिन क्या जो आपके एक्सेस है जिसको हम एचपीटी एक्सेस या एचपीजी एक्सेस बोलते हैं वो एक्चुअली रिकवर हुए हैं? स्पेशली लॉन्ग एक्टिव कंपाउंड के केस में ड्रग क्लियरेंस, पिट्यूटरी, देन पिट्यूटरी की रिकवरी, यानी कि देन टेस्टोस्टेरोन रिकवरी, फर्टिलिटी रिकवरी, आपका सीरम एनालिसिस आपने करवाया, ये सारी चीजें एक टाइमलाइन फॉलो नहीं करते लोग। देखते हैं कि मैंने रिपोर्ट्स करवाई, अपनी रिपोर्ट्स करवाने में मेरा एलएफटी केएफटी ऊपर नीचे आया, मैंने कर ली बस, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात ये समझो कि पीसीटी में और फर्टिलिटी प्रोटोकॉल में डिफरेंस है। दूसरी बात, नॉर्मल कंपाउंड्स और 19 ऑर्गी कंपाउंड्स की पीसीटी में बहुत डिफरेंस है। सो इस वीडियो में हम किसी फिक्स पीसीटी रेसिपी की बात नहीं करने वाले, हम समझेंगे 19 नॉर के बाद रिकवरी बायोलॉजिकली कैसे असेस होनी चाहिए। लेकिन वीडियो पे जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि लोगों तक पहुंच सके। तो वेलकम बैक टू द वीडियो वंस अगेन। सबसे पहले समझने वाली बात ये होती है कि पीसीडी का मतलब सिर्फ मेडिसिन लेना नहीं होता कि आपको फार्मेसी से मेडिसिन मिल रही है, आप उसको ऐड कर रहे हो एंड दैट इज पीसीडी। दैट इज रॉन्ग। ऑब्जेक्टिव होता है जो हमारी सप्रेस्ड एचपीटीए है, यानी कि हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनाडोडन गोनाडल एक्सिस, या फिर हम कई बार बोल देते हैं एचपीटीए एक्सिस या एचपीजी एक्सिस, इसको रिकवर होते हुए ऑब्जेक्टिवली एक्सेस करना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। क्योंकि सप्रेशन तो आएगा ही आएगा एंड दैट इज फॉर श्योर। अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि मैं एनाबॉलिक्स आपको इस हिसाब से करवाऊंगा कि आपकी सप्रेशन नहीं आएगी, तो उसको कुछ भी नहीं पता, वो मतलब कि कोचिंग की लाइन से बहुत दूर है। ठीक है। नेंड्रोलॉन और ट्रेन, यानी डेका और ट्रेन जैसे कंपाउंड, नेंड्रोलॉन इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि नेंड्रोलॉन के अंदर एनपीपी भी आपका आ जाएगा, नेंड्रोलॉन की पूरी फैमिली आ जाएगी। नेंड्रोलॉन और ट्रेनबोलोन जैसे कंपाउंड सिग्निफिकेंट सप्रेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसलिए साइकिल का लास्ट इंजेक्शन और एक्चुअल हार्मोनल रिकवरी के बीच एक ट्रांजिशन पीरियड होता है। और इसी ट्रांजिशन को समझे बिना पीसीटी को सिर्फ कैलेंडर के अकॉर्डिंग रन करना मिसलीडिंग हो सकता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हमने पीसीटी का साइकिल खत्म किया, कल से पीसीटी शुरू कर देंगे और मतलब उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं। तो मैं एक चीज आपको वीडियो के शुरू में बताता हूँ। नॉर्मल पीसीटीज आप जैसे मर्जी करते हैं, लाइक आपने एक हफ्ता 2 हफ्ते का गैप लिया, कंपाउंड बन के एक हफ्ता 2 हफ्ते का गैप लिया डिपेंडिंग अपॉन योर कोच, और आपने उसके बाद अपनी पीसीटी शुरू कर दी। 19 और की पीसीटी ऐसे नहीं है। आप ऑब्वियस है डेका चला रहे हो, साथ में टेस्ट चला रहे हो, ठीक है। अब डेका और टेस्ट चल रहा है, उसके बाद आपके अब दिमाग में आया कि भाई बहुत लंबा समय हो गया, मुझे डेका बंद कर देना चाहिए या मुझे पीसीटी कर लेनी चाहिए, साइकिल बंद कर देना चाहिए। तो उसके बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले डेका को बंद करोगे। ये मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बताया है। पहले डेका बंद होगा, जो टेस्ट है उसकी डोज चलती रहेगी चलती रहेगी, धीरे धीरे टेपर डाउन होगी, उसके बाद वो बंद होगी, उसके बाद आपकी पीसीटी शुरू होगी। अगर कोई भी इंसान डायरेक्टली पीसीटी को ऐसे शुरू करता है जैसे वो बाकी कंपाउंड्स की पीसीटी कर रहा है, तो वो पीसीटी कभी सक्सेसफुल होगी ही नहीं, और ऐसे ही इंसान को लॉन्गर रन में डेकाडिक जैसी प्रॉब्लम्स आएंगी और वो समझ नहीं आती। बाद में लोगों को लगता है मैंने तो पीसीटी से ही कर ली थी, ठीक है। तो 19 और कंपाउंड के साथ एक मेजर कंसर्न है जो इसको हम बोलते हैं एचपीजी एक्सेस सप्रेशन। एक्सोजेनस एंड्रोजन एक्सपोजर, यानी कि एक्सोजेनसली जो हम टेस्टोस्टेरोन या कोई भी, एक्सोजेनस का मतलब होता है बाहर से दिए गए सॉल्ट्स, एंडोजेनस का मतलब होता है जो बॉडी के अंदर बनते हैं। तो एक्सीजनसली जो भी सॉल्ट्स हम बाहर से देते हैं उसका एक्सपोजर ऐसा होता है कि वो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को सिग्नल देता है कि बॉडी के अंदर एंडोजेनस प्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी बॉडी को जितना रिक्वायर्ड एंड्रोजन है, या सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं जितना रिक्वायर्ड टेस्टोस्टेरोन है, मैंने उतना टेस्ट दे दिया। हम एग्जांपल ले रहे हैं टेस्ट की, कि हमने एक्सोजेनसली टेस्ट दिया बॉडी को, बाहर से टेस्ट दिया बॉडी को, और अब उसने क्या किया, उसने हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को एक सिग्नल भेज दिया कि अब और मत बनाओ, क्योंकि पिट्यूटरी ही एलएच और एफएसएच की करती है सिक्रीशन। उसके बाद इन टर्न्स स्पर्मेटोजेनेसिस और टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन होता है। तो उसने क्या किया, उसने हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को सिग्नल दे दिया कि अब बॉडी के अंदर इसकी प्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, कि मैंने ऑलरेडी बाहर से बहुत दे दिया, तो एंडोजेनस प्रोडक्शन जो प्रोडक्शन आप कर रहे हो वो बंद कर दो। तो रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट आता है जो जीएनआर की सिग्नलिंग होती है, यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोनल की जो सिग्नलिंग होती है वो सप्रेस हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है, एलएच और एफएसएच जो आपके दो मेन हार्मोन है बॉडी के, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सारे हार्मोन मेन है, लेकिन ये आपकी फर्टिलिटी के इश्यूज में बहुत मेन हार्मोन्स है। तो ये दोनों हार्मोन्स आपके जो है ये फॉल हो जाते हैं, इनका लेवल कम हो जाता है, और टेस्टिस के अंदर जो एंडोजेनस टेस्टोस्टेरोन है और स्पर्म प्रोडक्शन की जो सिग्नलिंग है वो रिड्यूस हो जाएगी। जैसे मैंने पहले बताया, एलएच जो है दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, while FSH is responsible for spermatogenesis, यानी the production of sperm।
ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सप्रेशन की डिग्री और रिकवरी टाइम हर इंडिविजुअल में सेम नहीं होता। ये बात कहना सही है यहाँ पे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि सर देखो, मेरा दोस्त था, उसको साइकिल पे था, उसके बेबी प्लान हो गया, ठीक है, हो गया। उसका रीजन क्या था कि उसकी बॉडी में उतना सप्रेशन नहीं था, जेनेटिकली वो कुछ हद तक स्ट्रांग था। मैं आज ही किसी अपने क्लाइंट से बात कर रहा था, उसको मैं यही बात समझा रहा था कि हो जाता है, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप अपने शॉर्ट्स बंद रखें जब आप कंसीव कराने की कोशिश करें, ठीक है। सो लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आता है कि सेपरेशन की डिग्री जो है, जैसे मैंने पहले बताया, सेपरेशन की जो डिग्री है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। कंपाउंड, एस्टर, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, ओवरऑल एंड्रोजन बर्डन, बेसलाइन फंक्शन, इंडिविजुअल बायोलॉजी, सब रिकवरी को इन्फ्लुएंस करता है। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड बोला, बेसलाइन फंक्शन। बेसलाइन फंक्शन तो आप तभी करोगे ना, बहुत से कोचेस क्या करते हैं या एथलीट्स क्या करते हैं, वो अपना बेसलाइन टेस्ट नहीं कराते पहले साइकिल से पहले का टेस्ट। ये जो नया साइकिल भी कर रहे हो, अगर उसको गैप था पिछले साइकिल के से, तो तब पहले टेस्ट आप करवाओगे कि एक्चुअल में अभी बेसलाइन क्या है, क्योंकि बाद में भी तो किसी वापस अपने आना है ना किसी जगह पे, वो कैसे आओगे, वो तभी आओगे जब बेसलाइन आपका प्रॉपर फंक्शनिंग करेगा, ठीक है। सब रिकवरी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इसलिए डेका यूज किया तो एग्जैक्टली इतने वीक्स में रिकवर हो जाएगा, ये साइंटिफिकली अप्रोच बहुत गलत है। ऐसा कभी नहीं होता। जैसे ये लिखा है ना, एचपीजी एक्सिस सप्रेस रहेगा तो एंडोजेनस टेस्टोस्टेरोन फॉल रहेगा, लेकिन रिकवरी कैसे होगी, कितनी देर में होगी, वो कोई भी आपको बता नहीं सकता। नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं पीसीडी की सबसे बड़ी मिस्टेक। साइकिल खत्म हुआ, लोगों ने साथ पीसीडी स्टार्ट कर ली। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दूंगा, मेरे दोस्त भी थे वो, हम लोग पहले किसी एक ही कोच के पास ट्रेनिंग में थे, मैंने पहले भी कहीं ना कहीं बताया होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने अपना शुरू कर लिया, उन्होंने वो अपना ट्रेनिंग वगैरह देते रहे, जैसे वो पहले भी करते थे और काफी समय से ट्रेनिंग भी दे रहे थे। तो उनका मुझे कॉल आया कि मुझे भाई तैयारी करनी है, कराओ। तो मैंने कहा ठीक है, हम पहले ऑक्सीजन करते हैं। तो हमने पहले तैयारी करी, चलो। वो कहते कि तैयारी करनी, खेलना था शेरू के लिए, एंड आफ्टर दैट ऑफ पे चले गए। तो उसके बाद कट ऑफ हो गए, क्योंकि मोस्टली क्लाइंट्स करते भी ऐसे हैं कि वो कट ऑफ हो जाते हैं कि ऑक्सीजन तो हम खुद ही कर लेंगे। तो मुझे मैसेज आता है, हम लोग कहीं पे बैठे हुए थे, तो मैसेज आया अचानक से कि सर मुझे ना अब दोबारा तैयारी करनी है। तो मैंने कहा हमने ऑक्सीजन का सोचा था, आपका मैसेज नहीं आया, 4-5 महीने हो गए, तो मैंने ऑक्सीजन खुद से कर लिया। कल मेरा लास्ट शॉट रहेगा, परसों से मैं पीसीटी शुरू करूंगा, 1 महीने में पीसीटी करूंगा, और उसके बाद मैं अपना फिर से आपके पास प्रेप कर लूँ। तो मैंने बोला भाई मैं ऐसे नहीं करवाता, मुझे कोई शौक नहीं है ऐसे पैसे लेने का, कि जो साइंस है हम उसी के हिसाब से चलते हैं, जो काम सही चलना है जैसे हम वैसे ही चलते हैं। मैं कभी भी बिना बात की चीजों को बढ़ाता नहीं हूँ, एग्जैजरेट नहीं करता। कल आपको कोई दिक्कत आएगी, आपके बच्चे हैं, तो मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ हो। तो मैंने ऐसा क्यों बोला, नॉर्मल लैंग्वेज में तो मैंने समझा दिया। अब यहाँ पे मैं आपको साइंटिफिक रीजन देता हूँ। पीसीटी साथ ही स्टार्ट करी, लेकिन मान लो हमने 19 आवर का कोई ड्रग ले रखा था ऑक्सीजन के अंदर। अब वो ड्रग इतना सप्रेसिव था कि उसका एक्सपोजर बहुत ज्यादा था, और वो बॉडी के अंदर अभी भी प्रेजेंट है। हमने पीसीडी शुरू कर दी, लेकिन बॉडी से वो करंटली बाहर गया ही नहीं। उसकी वजह से क्या हुआ, एलएच और एफएसएच की रिकवरी नहीं हो पाई, और वो अपनी बॉडी में लिमिटेड रह गए, जैसे हमने बोला लिमिटेड रह गए, ठीक है। क्यों रिकवरी लिमिटेड रहेगी, क्यों, क्योंकि उसका सप्रेशन अभी भी था, ड्रग का इन्फ्लुएंस बॉडी में था। तो पीसीडी अपीयर्स टू फेल। लेकिन इंसान को पता नहीं लगा, क्यों, क्योंकि उसे लग रहा है मैंने तो कर ली, स्टैंडर्ड पीसीटी तो हो गई। इसीलिए बोला जाता है स्टैंडर्ड पीसीटी नाम की कोई चीज नहीं है। अब ये हुआ क्यों, लॉन्ग एस्टर था कंपाउंड के अंदर, काफी वीक्स तक रहता है। डेका कि अगर आप स्टडीज पे ध्यान से पढ़ो तो 9 to 12 months, आई एम रिपीटिंग, डेका कैन स्टे इन योर बॉडी फॉर 9 to 12 months। इसीलिए जो लोग कॉम्पिटिटिव, जो ओलंपियंस कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं, मैं ओलंपिया की बात नहीं कर रहा, ओलंपियंस की बात कर रहा हूँ, जो रनिंग करते हैं, कुछ करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि शॉर्ट डिस्टेंस को यूज करें। और जो लोग ये बोलते हैं ना कि नहीं नहीं वहां सब नेचुरल है, घंटा नेचुरल, नेचुरल वैचुरल कुछ नहीं होता भाई, ठीक है। जो जेन्युइन चीज है वो यही है कि सामान तो चलेगा, ठीक है, लेकिन चलाना आना चाहिए। कौन सा कंपाउंड, अब जैसे प्रो कबड्डी चलती है जो मैट पे होती है, वहां पे डोपिंग टेस्ट होता है, लेकिन अब किया तो सबने है, लेकिन क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि शॉर्ट रेस्टेस है, कोचेस को दिमाग है, कोचेस बहुत अच्छे लेवल के कोचेस हैं, उन्हें पता है कैसे कितनी देर में सब कुछ बंद करना है। चलो, ये तो एक बात होगी। उसके बाद क्या होता है, सफिशिएंट सप्रेसिव एक्सपोजर कैन परसिस्ट। कंपाउंड बंद करने के बाद भी, क्योंकि कंपाउंड की हाफ लाइफ लंबी थी, ठीक है, तो बंद करने के बाद भी काफी समय तक आपकी बॉडी को सप्रेशन रहता है। अगर आप नॉर्मल भी डेका यूज करते हो तो कुछ समय के बाद जब आप पीसीडी कर भी लेते हो तो आपको साइड इफेक्ट आते रहते हैं। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी आर स्टिल रिसीविंग द एक्सोजेनस एंड्रोजन सिग्नल। अब मैंने पहले पिछली स्लाइड में बताया कि जो एक्सोजेनस एंड्रोजन है, जो एक्सोजेनस टेस्टोस्टेरोन या एक्सोजेनस सॉल्ट जो हमने बाहर से दे रखा है, वो बॉडी को ये सिग्नल भेजता है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को कि मैंने ऑटोमेटिकली उतना उसको प्रोवाइड कर दिया बॉडी को जितना टेस्ट चाहिए था। तो बॉडी के अंदर सफिशिएंटली एंड्रोजन या फिर टेस्ट जिसको भी आप बोल लो वो अवेलेबल है, तो आप अपना काम मत करो और एक्सोजेनस और एंडोजेनस टेस्टोस्टेरोन को मत बनाओ।
ठीक है, और उसके बाद सम कैन नॉट इफेक्टिवली वर्क वाइल सप्रेशन इज स्टिल। जी, बहुत से लोग बोलते हैं नॉर्मल किलोमीटर चला ली, ठीक है, आपकी पीसीडी होगी, लेकिन अगर सप्रेशन बॉडी में रहेगी, आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी जो कंपाउंड था उसका इन्फ्लुएंस रहेगा, तो सप्रेशन रहेगी, और इस वजह से सम भी काम नहीं करेंगे। तो टाइमिंग मैटर्स माय फ्रेंड, अ लॉट मैटर्स। Allow enough time for a suppressive exposure to decline before expecting a meaningful recovery response। ये वही चीज इंग्लिश में रिपीट होगी कि एक तरह आपने बॉडी में अगर सप्रेसिव कंपाउंड दिया तो उसको उतना टाइम दो कि वो आपकी बॉडी से निकल जाए। जैसे मैंने पहले बताया था शुरू में कि डेका की पीसीटी कैसे होगी। डेका की पीसीटी के लिए पहले आपको टेस्ट को टेपर डाउन करना, टेस्ट चलता रहने देना पड़ेगा, डेका बंद करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे टेस्ट को टेपर डाउन करके फिर पीसीटी होगी। ठीक है, देन कम्स एस्टर क्लियरेंस मैटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है क्योंकि लोगों को एस्टर के बारे में पता नहीं होता कि एस्टर जो है वो कैसे काम करता है और बॉडी के अंदर जाके कितना समय लगता है एक पर्टिकुलर एस्टर को क्लियर होने में। क्योंकि जब तक एस्टर क्लियर नहीं होगा, यानी कि एस्टर क्या है, एस्टर सॉल्ट ही है। जैसे एनपीपी, डेकोनेट, ये दो अलग अलग एस्टर है। अब एस्टर क्लियरेंस इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? जैसे नाइट्रोल डेकोनेट जैसे लॉन्ग एक्टिंग एस्टर है, सिर्फ प्रिपरेशन और शॉर्ट एस्टर्स का क्लियरेंस प्रोफाइल ऑब्वियसली सेम नहीं होगा। ड्रग लेवल एकदम जीरो नहीं होता। रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन के बाद कंसंट्रेशन ग्रेजुअली डिक्लाइन कर जाती है। ठीक है, अब बार बार हम यूज कर रहे हैं उसको, ऑब्वियसली एक शॉट तो लगाएंगे नहीं। 10 ml की वैल्यू तो 10 ml यूज हो रहा है, तो धीरे 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 सप्रेशन बढ़ता जाता है। और हाफ लाइफ को भी एक फिक्स काउंट ऑन मत समझो। पब्लिश्ड एस्टिमेट्स फॉर्मुलेशन, इंजेक्शन साइट्स और इंडिविजुअल फार्मोकाइनेटिक्स के अकॉर्डिंगली हाफ लाइफ वेरी करती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। बहुत से लोगों को लगता है कि हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, हमने लगाया, बात खत्म हो गई, कुछ दिन के बाद बॉडी से निकल गया। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप फार्मोकाइनेटिक कंपैरिजन देखते हो डेकोनेट, एनाथ्रेट, साइपोनेट और प्रोपिनेट का, तो आप यहां से ये चीज समझ सकते हो कि डेकोनेट की सप्रेशन सबसे लंबी है। डेकोनेट की हाफ लाइफ 6 to 12 days होती है सिंगल शॉट की। 1 ml के पीछे हाफ लाइफ हमेशा 1 ml की होती है, लेकिन डिटेक्शन या इफेक्ट 4 to 6 weeks के बाद भी सिंगल शॉट का आपकी बॉडी में रहता है। अनएथलेट की 4 to 5 days होती है, डिटेक्शन वीक 2 to 4 weeks। साइपोनेट 4 to 5 days, डिटेक्शन टाइम 2 to 3 weeks। प्रोपिनेट 1 to 2 days, डिटेक्शन टाइम मैक्सिमम अप टू 1 week। So the goal is not to start the PCD, the goal is to recover your HPG axis। सो अगर आप ये देखोगे कि हम हाफ लाइफ सिर्फ एक चीज में करते हैं कि एक शॉट की हाफ लाइफ इतनी देर की है, दैट इज नॉट द थिंग। हाफ लाइफ के बाद भी बॉडी के अंदर उसकी डिटेक्शन हो जाती है, ये याद रखना है। तो क्लियर द सप्रेसिव एक्सपोजर फर्स्ट, देन स्टिमुलेट हाउ योर पीसीडी कैन एक्चुअली वर्क। सो व्हाट आर वी ट्राइंग टू रिकवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि हम रिकवर करना क्या चाह रहे हैं। नॉर्मली लोगों को यही नहीं पता होता कि उन्हें रिकवरी करनी क्या है। सिर्फ टेस्टोस्टेरोन गलत, हमें सिर्फ टेस्टोस्टेरोन नहीं रिकवर करना। हम देखना चाहते हैं कि एचपीजी जो हमारा है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के जो सिग्नलिंग है, वो वापस आई या नहीं आई। एलएच और एफएसएच जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं। एंडोजेनस टेस्टिकुलर इन्वायरमेंट जो है वो इंप्रूव हुआ नहीं हुआ। मैंने एक चीज पहले भी कई वीडियोस में बताई है कि टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी नहीं बनाता, टेस्टोस्टेरोन उस इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है जिसके अंदर आपका मसल बनता है। अगर आपका गोल फर्टिलिटी है तो स्टोरी और भी डिफरेंट होगी। फिर आपको स्पर्म एनालिसिस कराना पड़ेगा, सीरम एनालिसिस कराना पड़ेगा, फिर स्पर्म काउंट देखा जाएगा। ठीक है, वहां पे सीरम टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल आ सकता है, लेकिन वहां पे सिर्फ यही चीजें नहीं देखी जाती। वहां पे आपका सीमेन काउंट देखा जाता है कितना है, जो मिनिमम 20 million होना चाहिए। फिर आपका देखा जाता है कि मोर्टेलिटी रेट कितना है। ठीक है, फिर और भी 3-4 फैक्टर्स वहां पे काउंट होते हैं, मुझे सारे नहीं याद, लेकिन होते हैं। ठीक है, इसलिए अगर फर्टिलिटी गोल वाले एथलीट है तो सीमेन एनालिसिस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहां पे वो कराना जरूरी है। नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन और रिकवर्ड फर्टिलिटी एथलीट्स दोनों साइनोनिमस नहीं होते, दोनों में अलग अलग चीजें होती हैं। नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन फंक्शन जो है वो एलएच एफएसएच पे डिपेंड करता है, खत्म हो गया। लेकिन अगर आप उसको नहीं भी कर रहे हो, टोटल लोग ज्यादा टोटल टेस्टोस्टेरोन चेक कर लेते हैं, मेरा टोटल टेस्टोस्टेरोन 1000 आ रहा है भाई, मैं तो ठीक हूँ। ऐसा नहीं होता। टोटल टेस्टोस्टेरोन 1000 आने से कुछ नहीं होने वाला। जब आप ऑन पेपर आते हो चीजें बदल जाती हैं। नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन दैट द फर्टिलिटी हैज रिकवर्ड। ठीक है, नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल में इंडिकेट hormonal recovery is starting, but it is not complete. Normal fertility protocols indicate true reproductive recovery, the real endpoint। जब लोग क्यों बोलते हैं कि हम एनाबॉलिक्स नहीं करेंगे, बाद में बेबीज की दिक्कत आती है या प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है, उसका रीजन होता है क्योंकि आपने कभी टेस्टिकुलर फंक्शन पे पढ़ाई नहीं करी, आपने चेक नहीं किया, आपने ये नहीं देखा टेस्टोस्टेरोन जब हमने एंडोजेनस टेस्टोस्टेरोन दिया तो बॉडी के जो एक्सोजेनस टेस्टोस्टेरोन दिया तो बॉडी के जो लेवल्स है वो राइज हो जाते हैं, जो ब्लड लेवल होते हैं, ब्लड के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन होता है। लेकिन जब हम रिकवरी कर रहे होते तो हमें एंडोजेनस टेस्टोस्टेरोन को राइज करवाना है, हमें एलएच
को इंक्रीज करना है ताकि पिट्यूटरी सिग्नल इंप्रूव करे, एफएसएच को इंक्रीज करना है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। इंट्राटेस्टिकुलर एनवायरनमेंट इंप्रूव होगा, सेरेटोली और लेडिक सेल्स अपने फंक्शन नॉर्मली करेंगे और तभी एलएच और एफएसएच का काम होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस इंप्रूव होगा, स्पर्म काउंट, मोर्टेलिटी रेट और क्वालिटी इंप्रूव होगी। ठीक है, मेजर द राइट मार्कर्स, इंटरप्रेट देम इन कॉन्टेक्स्ट एंड देन डिसाइड। पहले ये सोचो कि गोल क्या है, गोल फर्टिलिटी है, कोई गोल पीसीटी है। ठीक है, अब बात आती है वेयर सर्म्स फिट। सर्म्स क्या है हमारे, जो क्लोमिड और नॉलवेडेक्स है, दे आर सर्व्स, इसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। हाँ, ये बोलते हैं। ठीक है, अब सर्व्स काम कैसे करते हैं, हाइपोथैलेमस पे सर्व्स ब्लॉक द एस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक। एस्ट्रोजन का जो नेगेटिव फीडबैक आ रहा है वो हाइपोथैलेमस में जाके उसको ब्लॉक करते हैं, और इन टर्न पिट्यूटरी क्या करता है, वो इंक्रीज करता है जीएनआरएच की सेंसिटिविटी को और एलएच एंड एसएच के रिलीज को। जब जो एस्ट्रोजन का जो नेगेटिव फीडबैक है, एस्ट्रोजन का नेगेटिव फीडबैक कब आएगा, जब बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होगा। अब सर्व्स हमने डाले बॉडी के अंदर, तो वो क्या कर रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि ऑलरेडी अब टेस्टोस्टेरोन बनाने की बारी आ गई, तो हमें क्या करना है, पिट्यूटरी को सिग्नल भेजना है। पिट्यूटरी ने इंटर्न जीएनआरएच को सिग्नल भेजा कि एलएच और एफएसएच को रिलीज करना शुरू करो। यहाँ से क्या हुआ, एलएच और एफएसएच रिलीज हुए और उन्होंने स्टिमुलेट किया लेडिक सेल्स को फॉर टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन एंड सर्टोली सेल्स को फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, इसके बाद इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन एंड स्पर्म प्रोडक्शन सपोर्ट। कॉमन सर्म्स जो होते हैं वो नॉलवेडेक्स और क्लोमिड होते हैं। नॉलवेडेक्स को हम लोग टमॉक्सिफिन सिट्रेट सॉल्ट होते हैं, क्लोमिड में क्लोमिफिन सिट्रेट सॉल्ट होते हैं। ठीक है, क्लोमिफिन स्ट्रॉन्गर एलएच रिस्पॉन्स, ये यहाँ पे गलत लिख दिया। टमॉक्सिफिन हो चाहे क्लोमिफिन हो, इनके रिस्पॉन्स जो रहते हैं वो ज्यादातर एफएसएच से रिलेटेड ही रहते हैं। और अगर आपको एलएच के रिस्पॉन्स चाहिए तो आपको एचसीजी लगाना पड़ता है। ठीक है, ये जो स्लाइड बनी है इसके लिए चीज मिस होगी हमारी। ठीक है, बाकी कोशिश करो टमॉक्सिफिन आप मत यूज करो। टमॉक्सिफिन के साथ नेचुरल आईजीएफ लेवल जो बॉडी के वो ड्रॉप कर देते हैं। इसी वजह से जब टमॉक्सिफिन यूज की जाती है, तो जो लोग पीसीडी में टमॉक्सिफिन यूज करते हैं उनके गेन्स खत्म हो जाते हैं। Serms are useful for restoring LH and FSH for increasing your endogenous testosterone, जो टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन बन रहा होता है उसको इंक्रीज करते हैं, उस स्पर्मेटोजेनेसिस को इनडायरेक्टली वे में इंप्रूव करते हैं। सर्म कैनॉट रिमूव रेजिडुअल 19 और कंपाउंड्स फ्रॉम योर बॉडी। बहुत से लोगों को लगता है कि जो मैंने सॉल्ट लगाए हैं वो ड्यूरिंग पीसीडी वो रिमूव हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता, वो नहीं रिमूव कर सकते। सर्म्स आपकी बॉडी के अंदर किसी तरह के सॉल्ट को रिमूव नहीं कर सकते। दे कैनॉट गारंटी अ हार्मोनल और फर्टिलिटी रिकवरी। रिस्पॉन्स वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, दे आर नॉट इफेक्टिव इफ टेस्टिस आर नॉट रिस्पॉन्सिव। अगर आपकी बॉडी प्राइमरी या सेकेंडरी हाइपोगोनाडिज्म में चली गई है और टेस्टिस रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, टेस्टिकुलर अट्रोफी हो चुकी है, तो सर्व्स काम नहीं करेंगे। ब्लड वर्क एंड सेमेन एनालिसिस आर स्टिल मैंडेटरी, ये करवाने ही पड़ेंगे आपको। सर्व्स कैन हेल्प बट दे कैनॉट गारंटी रिकवरी, दे सपोर्ट द प्रोसेस नॉट इंश्योर द आउटकम। यूज सर्व्स इंटेलिजेंटली, मेजर द रिस्पॉन्स एंड डोंट अज्यूम रिकवरी। ओके, देन कम्स हाउ रिकवरी शुड बी एक्सेस। फिर रिकवरी हमें करनी कैसे है, पहले तो राइट मार्कर्स को आप मेजर करो, टेस्टोस्टेरोन टोटल करो, एलएच एफएसएच ई2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हाई या लो नहीं होना चाहिए। आपको प्रॉपर देखना पड़ेगा कि अगर ये हाई या लो आ रहा है तभी भी ये दिक्कतें देगा। ठीक है, सिम्टम्स एंड वेलबींग, लिबिडो कैसा है, एनर्जी, मूड, स्लीप, मोटिवेशन, रिकवरी, एवरीथिंग शुड बी असेस्ड। सीरम सेवन एनालिसिस या सीरम एनालिसिस हम बोलते हैं। ठीक है, ये जब फर्टिलिटी की बात आती है तो आपको ये कराना पड़ता है, आपको सीरम यानी कि स्पर्म का प्रोडक्शन मिलना पड़ता है। लैब प्लस सिम्टम्स प्लस सीरम इफ applicable is equal to true recovery failure, true recovery picture, sorry। डोंट रिलाई ऑन द कैलेंडर लोन, ये नहीं देखना कि पीसीडी 4 वीक की होती है, 8 की होती है, 16 की होती है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत लोगों की पीसीडी हमारे एक एक 2 2 साल भी कराई है, तब जाके वो रिकवर हुए। बायोलॉजिकल अप्रोच उसकी चेक करो, हमेशा मॉनिटर हार्मोन्स करो, सॉरी हार्मोन्स को मॉनिटर करो, देन सिम्टम्स एसेस करो, देन चेक करो कि सेवन एनालिसिस की जरूरत है नहीं है, कंफर्म करो कि जो रिकवरी हो रही है वो ओवर टाइम हो भी रही है। 4 to 6 वीक्स के बाद टेस्ट जरूर कराओ। पीसीडी एंड्स व्हेन रिकवरी इज अचीव्ड, नॉट व्हेन वीक्स आर ओवर। कोई बोल रहा है 4 वीक की रिकवरी है, 8 वीक की रिकवरी है, या 8 वीक की पीसीडी है, 4 वीक की पीसीडी है, ऐसा नहीं होता। ये चीजें सिर्फ ऑन पेपर अच्छी लगती है, वैसे नहीं। एवरी इंडिविजुअल रिकवर्स एट अ डिफरेंट रेट एंड द बॉडी नॉट द कैलेंडर डिसाइड्स। बॉडी डिसाइड करेगी आपकी रिकवरी हुई, आपके लैब वर्क डिसाइड करेंगे रिकवरी हुई या नहीं हुई, आपका कैलेंडर डिसाइड नहीं करेगा। सिम्टम्स मैटर बट नॉट इनफ। फीलिंग गुड इज नॉट इक्वल टू फुली रिकवर्ड। टेस्टोस्टेरोन कैन नॉर्मलाइज while fertility is still impaired. You may feel normal while LH and FSH are still low. Only data can confirm true recovery. Data over feelings assume nothing, confirm everything. सिवन एनालिसिस इज द रियल कंफर्मेशन, ये ज्यादातर लोग तभी करवाते हैं जब उन्होंने फर्टिलिटी चेक करनी हो, लेकिन करवाना चाहिए स्पर्म काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी, टोटल मोटाइल स्पर्म काउंट, वॉल्यूम एंड पीएच एंड विस्कोसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आने वाले टाइम में भी बेबी प्लान करना है तो ये जरूर टेस्ट करवाना है। नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन डज नॉट गारंटी नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, बहुत से लोग सिर्फ टेस्टोस्टेरोन को देखते हैं, उन्हें लगता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस ओके हो गया,
वो गलत है। Meyer, interpret and decide. Recovery is the endpoint, not the finishing of PCT. Recovery important है, कैलेंडर कैन एंड अ प्रोटोकॉल, बट ओनली डाटा कैन एंड द डाउट। क्योंकि अगर किसी के डाउट्स है, किसी की रिकवरी नहीं प्रॉपर हुई है, तो वो कैलेंडर से समझने कभी 4 to 8 वीक्स की रिकवरी नहीं होती। तो फाइनल टेक अवे, सो की ट्रूथ, पीसीटी कंप्लीटेड इज नॉट इक्वल टू एचसीजी रिकवर्ड, सॉरी एचपीजी रिकवर्ड। ठीक है, एक्ससीजी रिकवर होना जरूरी नहीं है अगर पीसीटी कंप्लीट हो गई है। फिनिशिंग द पीसीटी प्लान इज जस्ट फॉलोइंग अ टाइमलाइन, दिस इज आल्सो wrong. Then true recovery is proven by biological data and how you feel. Labs plus symptoms plus function is equal to real recovery. पीसीडी कोई रेसिपी नहीं है, ये नहीं है कोई आपको ये बोल देगा कि आप इतनी वीक्स की पीसीडी कर लो, नॉर्मल एक्सपेरिमेंट चला लो, आप ठीक हो जाए, गलत है। सबसे पहले आपको सप्रेसिव रिस्पॉन्स जो है वो खत्म करना पड़ेगा बॉडी से, चेक करना पड़ेगा कि कितनी देर के लिए सप्रेशन आ रहा है। ठीक है, बॉडी को उतना टाइम दो कि 19 और कंपाउंड आपकी बॉडी से निकल जाए। स्टिमुलेट व्हेन एप्रोप्रिएट, सर्व्स को तभी यूज करना है जब एचपीटीए जो है जब सही टाइम आ गया उसको उस पर यूज करने का। मेजर करो रिस्पॉन्स को, ट्रैक करो हॉर्मोन्स को, सिम्टम्स को, 7 पैरामीटर्स को, व्हेन फर्टिलिटी मैटर्स। रिकवरी इज नॉट द एंड, इज द एंड पॉइंट, नॉट फिनिशिंग द पीसीटी। पीसीटी का खत्म होना रिकवरी नहीं होता जब तक आप के लैब वर्क्स प्रॉपर नहीं होंगे। रिमेंबर, 19 और रिकवरी कैन टेक टाइम, पेशेंस इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। रशिंग पीसीटी और यूजिंग द रॉन्ग टाइमिंग कैन वेस्ट वीक्स और मंथ्स। Then individual response varies. There is no one size fits for all. Monitor health markers that matter: lipids, liver, hematocrit, BP, E2, etc. If fertility is the goal, semen analysis is non-negotiable. That is very important. बिना semen analysis के आप कभी भी fertility नहीं कर सकते, अपनी prevail नहीं करवा सकते। Don't confuse the end of a plan with the start of the recovery. PCD is successful only when HPG and other things recover back. तो अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि इतनी वीक हो जाएगी तो वो गलत है। हमेशा फोकस होना चाहिए आपका बायोलॉजी पर। एक्सपोजर क्लियर रखो, स्टिमुलेट करो जब एप्रोप्रिएट टाइम आए, मेल करो रिस्पॉन्स को और इंटरप्रेट करो डाटा को। क्योंकि रिकवरी एंड पॉइंट नहीं है, जैसे मैंने पहले भी बताया, वो एक फिनिशिंग, रिकवरी जो है वो एंड पॉइंट है। फिनिशिंग जो पीसीडी है वो सिर्फ खत्म हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है रिकवरी हो गई। सो दिस इज बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर, वेयर वी डोंट डिस्कस what athletes use, we try to understand what the physiology behind it. So this was all about today's video. Thanks for watching the video.